हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, अगले महीने 9, 10, 11 नवंबर को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच का एग्ज़ाम प्रस्तावित है और आप लोगों में जो पहला पेपर है वो 50 नंबर का आता है, जिसका नाम है पहला विषय जो है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। यह 50 नंबर का आता है और कुल आपके 8 पेपर होने हैं। तो उनमें पहला पेपर आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट में छोटे से नोट्स में पूरे आपके इस विषय को, इस पूरे 50 नंबर को रिवाइज करेंगे और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और बस एक बार आप लोग ध्यान से चीज़ों को सुनते जाइए और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो इस वीडियो के नोट्स से या अपने किताब से या कहीं से भी अपने हाथ से अपनी भाषा में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में जब उस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको लिखने में काफ़ी आसानी होगी और अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका है पठन। तो पठन का इंग्लिश क्या होता है? देखिए, रीडिंग। तो रीडिंग का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो दो अर्थ निकलता है, एक होता है पठन, दूसरा होता है वाचन। तो पठन का मतलब क्या है और वाचन का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछ देता है कि पठन से आप क्या समझते हैं या वाचन से आप क्या समझते हैं। तो पठन क्या है? सस्वर वाचन के साथ उसको समझने का प्रयास करना भी पठन है। अर्थात इसको समझते हैं, आप कोई पैराग्राफ या कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप पढ़ने के साथ साथ अगर उसका अर्थ भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके भावार्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पठन कर रहे हैं। और वाचन क्या है? केवल अक्षरों को देख करके, उनको पहचान करके सस्वर उच्चारण करना क्या है? वाचन है। मतलब आप कोई टॉपिक या कोई पैराग्राफ है उसको देख करके केवल पढ़ते जा रहे हैं, उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? वाचन कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषाएं जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपकी किताब के अकॉर्डिंग है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पठन के प्रमुख आधार, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि पठन के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं या पठन के प्रमुख आधार को बताइए। तो पठन के प्रमुख आधार जो हैं 2 होते हैं। पहला होता है वाचन मुद्रा और दूसरा होता है वाचन शैली। वाचन मुद्रा क्या है? अब मुद्रा यानी कि पोजीशन, यानी कि आप जब पठन का कार्य कर रहे हैं तो आप बैठ करके पठन का कार्य करते हैं या खड़े होकर करते हैं, आपके हाथ का, आँख का या अन्य अंगों का संचालन किस तरह से उस दौरान होता है, वो क्या कहलाते हैं? वाचन मुद्रा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप पूछता है कि पठन के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं तो आप 2 लिख देंगे, वाचन मुद्रा और वाचन शैली। और यदि आपको परिभाषा भी लिखना है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लिख देंगे बैठना, खड़ा होना, हाथ, आँख, अन्य अंगों का संचालन पठन के दौरान जो होता है वो क्या होता है? वाचन मुद्रा कहलाता है। ऐसे ही अगर वाचन शैली पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? वाचन शैली से हमारा आशय कंठ साधकर भाव के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने के ढंग से है। अब इसको आप समझ लीजिए और आप परीक्षा में अपने भाषा में लिखिएगा तो अच्छा नंबर भी मिलेगा और लिखने में आसानी भी होगी। वाचन शैली क्या है? जब आप किसी टॉपिक को, किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? कामा आता है, खड़ी पाई होता है, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, कहीं विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, तो आप उस चिन्हों के अनुसार अपना उच्चारण कर रहे हैं, चिन्हों के अनुसार अपना पठन का कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो उसमें भाव के अनुसार उतार चढ़ाव आ रहे हैं उस तरह से आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्या कहलाता है? वाचन शैली कहलाता है। मतलब हमारा जो पोजीशन है, स्थिति है, वाचन मुद्रा है, और हम कैसे पढ़ रहे हैं वो क्या है? वाचन शैली है। ठीक है, तो ये पठन के प्रमुख 2 आधार हैं, वाचन मुद्रा और वाचन शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक, ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे प्रश्न लगभग हर साल आते हैं और किसी न किसी तरह से इसका प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पूछता है कि पठन का महत्व क्या है, समझाइए। 2 नंबर में प्रश्न पूछ देता है कि पठन के महत्व से आप क्या समझते हैं या पठन के महत्व को समझाइए। तो आप क्या करेंगे? पठन का महत्व हेडिंग डालेंगे और उसमें 1, 2 लाइन, 3 लाइन अपने पास से जो कुछ लिखना हो लिखेंगे। ठीक है, फिर आप किसी अगर किसी शिक्षाविद का या किसी मतलब शिक्षाविद जो भी आपकी किताबों में दिए हुए हैं उनमें किसी का भी अगर आपको परिभाषा याद है तो उसको आप लिख देंगे और फिर उसके महत्व कौन कौन से हैं इसको आप डिटेल में 4-5 लाइन में बता देंगे। तो इस तरह से अगर आप प्रश्न को एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर आपको मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पठन का महत्व क्या है, तो पठन का जीवन में अत्यधिक महत्व है। पठन एक कला है
और ज्ञानार्जन की कुंजी है। पठन मृत्यु पर्यंत मनुष्य का साथी हो सकता है। ऐसे आप 2-3 लाइन कुछ भी अपने पास से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक परिभाषा एक शिक्षाविद का लिया गया है। फ्रांसिस बेकन के पठन, देखिए यहाँ गलत है, यहाँ होना चाहिए फ्रांसिस बेकन ने पठन के लिए कहा, क्या कहा है कि सम्मेलन से मुस्तैदी और लेखन से दुरुस्ती आती है, परंतु मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है। यानी कि पठन का कार्य करने से पूर्णता आती है। मुस्तैदी का मतलब क्या है? तेज़ी आती है। दुरुस्ती का मतलब क्या है? जो गलतियां होते हैं वो सुधर जाते हैं। ठीक है, सम्मेलन में कहीं हैं आप तो उससे आपके भाषा में, आपके पठन में जो क्या आएगा? मुस्तैदी आएगा, लेखन से दुरुस्ती आएगा। लेकिन जब आप पढ़ने का कार्य करेंगे, पठन का कार्य करेंगे तो मनुष्य में पूर्णता आती है, आप में पूर्णता आएगी। ये किसने कहा? फ्रांसिस बेकन ने। तो अगर आपको ये याद रह जाता है तो आप लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको लिखना है पठन के महत्व क्या क्या हैं। तो आप पठन को अगर आप समझ लिए हैं तो पठन के महत्व को आप खुद से बना के लिख सकते हैं कि पठन का महत्व आपके जीवन में क्या क्या है। वैसे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो पठन का महत्व क्या क्या है? अभिव्यक्ति क्षमता का विकास है, वाचन की स्पष्टता एवं शब्द भंडार की वृद्धि हेतु, मतलब वाचन में स्पष्टता आएगी और शब्द भंडार जो है आपके पास वो क्या होगी? वृद्धि होगी, उनकी बढ़ोतरी होगी। तो ये पठन का महत्व है। पठन से और क्या होता है? कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आप कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके अंदर कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु पठन और क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। अर्थ और भाव ग्रहण करने हेतु, मतलब आप जो टॉपिक, जो उपन्यास, जो कहानी, जो कविता पढ़ रहे हैं उसका अर्थ और भाव ग्रहण करने के लिए पठन इम्पॉर्टेंट है। पठन आपको आना चाहिए, पठन करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक, पठन का महत्व क्या है, कुछ परिभाषाएं और उनका महत्व पॉइंट वाइज। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप महत्व अपने पास से भी कुछ और किताबों में पढ़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लेखन है। अब लेखन, अभी तक हमने पठन पढ़ा, अब लेखन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि लेखन क्या है। जब हम अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति न करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। मतलब आप बोल करके नहीं बता रहे हैं अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्ति को, अपने खुद की जो सोच है उसको अगर आप लिख के बता रहे हैं तो क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जब हम अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति ना करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। अब आपके परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है कि पठन और लेखन के उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य क्या क्या हैं देखते हैं। पठित सामग्री को बोध और अर्थभाव के साथ समझने की योग्यता विकसित करना। दूसरा है बच्चों की भाषा संबंधी समस्याओं का चयन व निराकरण करना। तीसरा है विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना। ये हमारे क्या हैं? पठन व लेखन के उद्देश्य हैं। आप इनके जगह किन्हीं अन्य उद्देश्यों को पढ़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी तरह से आप पॉइंट वाइज एग्जाम में अगर लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए महत्व उपयोगिता, मतलब लेखन का या पठन का जो है महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसको समझ लेते हैं। 1 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में पूछ सकता है। तो अगर 1 नंबर में पूछता है तो आपको थोड़ा कम मैटर लिखना है, 2 नंबर में पूछता है तो आप अधिक मैटर लिखेंगे। जितना आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए महत्व और उपयोगिता क्या है। शिक्षण में पठन व लेखन दोनों का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। केवल पठन और केवल लेखन, किसी को अलग अलग हम जज नहीं कर सकते हैं। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। दोनों एक दूसरे के साथ ही परफेक्ट होते हैं। कैसे? पठन एवं लेखन के बिना व्यक्ति बोल और सुन तो सकता है, लेकिन ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है। अगर उसको पठन नहीं आता है तो वो पढ़ नहीं पाएगा, लेखन नहीं आता है तो लिख नहीं पाएगा। केवल वह बोल सकता है और सुन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे क्या है? पढ़ना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है। वस्तुतः पढ़ना एक कला है जिसकी ऊंच नीच, निर्धन, अमीर सभी को आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इस तरह से आप चीज़ों को अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, बस आप मूल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पठन क्या है, लेखन क्या है, उसके महत्व क्या है, उसकी उपयोगिताएँ क्या है। अब याद करने का उम्र नहीं है, याद करने का समय नहीं है। आप चीज़ों को समझ लीजिए और उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको सारी चीज़ें शब्दशः याद रहें ये संभव नहीं है। तो आप चीज़ों को समझिए और अपनी भाषा में हर एक प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी प्रश्न को छोड़ने का
गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर आप लिखे रहेंगे तो उस पर नंबर मिलेगा ही मिलेगा, और अगर सटीक चीज़ आपको पता है और सटीक चीज़ को लिखे हैं तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। शब्दशः किताबी भाषा आप लिखते हैं तो ही नंबर मिलता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सिलेबस में थोड़ा भाषा से भी जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको समझते हैं। भाषा की देखिए 3 इकाई है, ठीक है। कौन कौन से? वर्ड है, शब्द है और वाक्य है। अब इसमें है वर्ड का मतलब क्या? अक्षर है, शब्द मतलब वर्डों का समूह, वाक्य मतलब शब्दों का समूह। अब प्रश्न पूछता है कि वर्ड क्या है, ठीक है। तो 2 परिभाषा है, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं, ठीक है। नीचे एक और परिभाषा वर्ड का क्या है? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें वर्ड या अक्षर कहलाती है। तो इनमें से आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाला परिभाषा लिखते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं, तो जैसे अभी हम कुछ ध्वनि बोल रहे हैं, तो जब उसको जैसे मान लीजिए कमल हमने बोला, ठीक है, कमल हमने बोला, तो हमने कमल बोला, तो उसको अगर लिख रहे हैं, इसी ध्वनि को अगर हम लिख रहे हैं तो क्या है? वर्ड है। क बोला मैंने और क को मैंने लिखा तो क्या है? वर्ड है, ठीक है। क हमारा ध्वनि हो गया और लिखना उसका वर्ड हो गया, ठीक है। अक्षर हो गया, इसका मतलब वर्ड और अक्षर समझ गए। आगे क्या है? शब्द। शब्द क्या होता है? वर्डों का समूह होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए वर्डों का समूह ना कह के आप ये कहेंगे कि वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कमल ही है, ठीक है, तो कमल में क्या है? क म ल। तो कमल जब आप सुनते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये किसी एक फूल की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ड हैं वो एक सार्थक समूह में है, एक सार्थक क्रम में है। अगर इसी में म को हम पहले कर दें, क को बाद में कर दें, तो मकल, इसे आप कुछ नहीं समझना कि ये किस चीज़ का नाम है या किसका नाम लिया जा रहा है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि वर्डों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, केवल वर्डों के समूह को नहीं कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे क्या? वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसी प्रकार वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा कि देखिए सीधे सीधे ऐसे समझिए कि वर्ड क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं, वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि मूलतः हिंदी में कितने वर्ड हैं? तो आप बताएंगे कि मूलतः हिंदी में 52 वर्ड हैं। अब इन वर्डों का क वर्ग, च वर्ग, इस तरह से करके जो भी है क्रम आप हिंदी में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा ये ध्यान दे दीजिएगा कि अंतस्थ कौन है, उसमें कौन है, संयुक्त कौन है और द्विगुण कौन है। क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, द्विगुण वर्ड कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो अंतस्थ में य, र, ल और व आते हैं, उसमें में श, स, ह आते हैं, और संयुक्त में छ, त्र, ज्ञ, श्र आते हैं, और द्विगुण में ड, ढ आते हैं। तो आपको ये चारों पता होना चाहिए स्पेशली, ठीक है। अब आगे देखिए आपके सिलेबस में थोड़ा सा ये है कि पत्र लेखन से संबंधित चीज़ें हैं कि पत्र लेखन क्या है। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछ लेता है कि पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3-4 लाइन जो लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए। इस हिसाब से अपने भाषा में आप पत्र लेखन क्या है आप वहाँ पे समझा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि आधुनिक युग में दूरसंचार के साधनों की कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं कि आधुनिक युग में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है और अलग अलग ईमेल है, ठीक है। अलग अलग तरीक़ों से आप जो है क्या कर सकते हैं, दूर संचार कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। परंतु पत्र लेखन का अपना अलग उपयोगिता व महत्व है। पत्र लेखन से व्याकरण, भाषा शैली व लेखन शैली का ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है या लगाया जाता है, ठीक है। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछेगा, तो पत्र 6 प्रकार के होते हैं। एक पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र और सरकारी पत्र, ठीक है। 6 पत्र हैं टोटल। पारिवारिक मतलब परिवार को जो लिखा जाए, सामाजिक मतलब किसी सामाजिक संस्था को या किसी सामाजिक कार्य के लिए लिखा जाए, व्यावसायिक पत्र जो किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, संपादकीय पत्र मतलब किसी पत्रिका को या किसी समाचार पत्र को आप अपनी भाषा लिख के पत्र के माध्यम से दे रहे हैं तो संपादकीय पत्र है। आवेदन पत्र किसी भी चीज़ के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो जो पत्र लिखते हैं आवेदन पत्र है। सरकारी पत्र किसी भी सरकारी संस्था में या किसी सरकारी कार्य हेतु अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो क्या है, सरकारी पत्र है। अब वाक्य क्या है, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ पे एक परिभाषा और देख लीजिए कि मन के भाव या विचारों को पूर्णता व स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है, ठीक है। वही परिभाषा है, थोड़ा सा इसको किताबी भाषा में लिखा गया है, तो आप सीधे आप एग्जाम में ये लिख दीजिएगा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे कोई वाक्य आप डाल दीजिएगा, राम घर जाता है या फिर
सोहन पढ़ने जाता है, जो भी आप लिख दीजिएगा। तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, बस आपको चीज़ों को समझते जाना है और एग्ज़ाम में अपनी भाषा में पूरे प्रश्नों को लिख करके आना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को सटीक भाषा में लिख सकेंगे। किताबी भाषा आपको याद हो ये ज़रूरी नहीं है, और किताबी भाषा आपको याद करना भी नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट समझिए और चीज़ों को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब वाक्य के प्रकार क्या हैं? देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार जो हैं 5 हैं। कौन कौन से? विधि सूचक वाक्य, ठीक है, विधि सूचक वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। निषेध सूचक वाक्य यानी कि नकारात्मक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें आज्ञा देने का काम किया जाए। प्रश्न सूचक वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए। और विस्मय सूचक वाक्य यानी कि जिसमें विस्मयादि चिन्ह लगे होते हैं, जिसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक इनको व्यक्त किया जाए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 6 प्रकार के होते हैं: विधि सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक, ठीक है। और देखिए साइड में लिखा हुआ है अंग और अह। तो अंग क्या है इसको आपको पता होना चाहिए, अनुस्वार है, और अह क्या है, विसर्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शब्दों के भेद। शब्दों के भेद जो है देखिए एक बृहद टॉपिक है, ठीक है। ये हिंदी में बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं, अर्थ के आधार पर अलग होते हैं, वाक्य प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में जो है उत्पत्ति के आधार पर दिया हुआ है, तो उसमें है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखिए 4 है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसमें एक और होता है संकर शब्द, ठीक है, लेकिन वो नहीं दिया है, कोई बात नहीं। आप 4 समझिए: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 हो गए। तत्सम क्या है? जो संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव संस्कृत से ही आए हुए शब्द, यानी संस्कृत से ही उत्पन्न हुए शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। देशज जो देसी या ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पन्न हुए हैं, क्या हैं वो? देशज हैं। और विदेशज ऐसे शब्द हिंदी के जो विदेशों से आए हैं, ठीक है, वो विदेशज शब्द हैं। तो बस आपको याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है विराम चिन्ह। देखिए ये परिभाषा आपसे पूछा हुआ है एक बार कि विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं। तो आपको विराम चिन्ह का परिभाषा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि विराम का अर्थ है रुकना। विराम का अर्थ क्या है? रुकना। अतः भाषा के लिखित रूप में रुकने या विराम के लिए कुछ संकेतों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह 6 या 7 जो भी हैं आप उसको एक बार देख लीजिएगा, जिसमें कामा है, खड़ी पाई है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा उसको। लेकिन एक क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में एक बार पूछा गया था, क्योंकि कामा, खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, ये सबको अक्सर पता होता है। ये देखिए आपके यहाँ पूछा था कि कोष्टक विराम चिन्ह जो है कोष्टक वो क्यों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं कोष्टक क्या है। तो कोष्टक का परिभाषा देखिए ये है कि कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है, ठीक है। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक किया जा सकता है। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेदों, कोष्टक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का विवेचन यही किया जाएगा। ये कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, तो इसमें देखिए संज्ञा के 3 मुख्य भेदों, ठीक है। अब ये 3 मुख्य भेद कौन कौन से हैं? ये ये 3 भेद जो है मुख्य वाक्य का अंग हैं, लेकिन इनको अलग करने के लिए क्या किए हैं? हम कोष्टक का प्रयोग कर लिए हैं, उसको कोष्टक में लिख दिए हैं। तो इस तरह के कार्यों के लिए क्या करते हैं? कोष्टक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे है देवनागरी लिपि। आपके परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो देवनागरी लिपि क्या है? तो और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि वैज्ञानिक लिपि की संज्ञा किसे दी गई है, तो आपका उत्तर क्या होगा? देवनागरी लिपि। यानी कि आपके एग्जाम में प्रश्न आया कि वैज्ञानिक लिपि की संज्ञा किसे दी गई है, तो आप कहेंगे क्या? देवनागरी लिपि, ठीक है। और क्या है देवनागरी लिपि के बारे में? हिंदी के लिपि को ही देवनागरी लिपि कहते हैं, यानी कि हिंदी भाषा के शब्द जो हैं, अक्षर जो हैं, जिस भाषा में लिखे जाते हैं वो क्या है? देवनागरी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। अब अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि, ठीक है।
तो ये आपका देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ हो गए तथ्य। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएँ बताइए। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएँ क्या क्या हैं, देखिए विशेषताएँ। पहला क्या है, इसमें ध्वनियों का क्रम जो है वैज्ञानिक है, पहला। दूसरा क्या है, इस लिपि में लिपि चिन्हों का लिखावट उच्चारण युक्त होता है, अर्थात इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारण किया जाता है। दूसरा विशेषता, मतलब चिन्ह जैसे लिखेंगे उच्चारण के समय वैसे ही हम उसका प्रयोग करेंगे, उच्चारण भी वैसे ही करेंगे। तीसरा क्या है, देवनागरी लिपि में वर्णों का उच्चारण निश्चित होता है, जबकि अन्य लिपि में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें वर्णों का उच्चारण क्या है, निश्चित है, लेकिन अदर लिपि में उच्चारण उनका निश्चित नहीं होता है। देवनागरी लिपि में द्वित्व व्यंजन का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, जहाँ दो व्यंजन एक साथ आते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। एक आधा आता है, एक पूरा आता है। ठीक है, तो उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से किया जाता है देवनागरी लिपि में। इस तरह से और भी इसकी विशेषताएं हैं, उसको आप बुक्स में या कहीं से भी एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो ये समझिए कि उसको आपको पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो आप कोई भी 3-4 अपने हिसाब से आप याद रख सकते हैं जो आप एग्जाम में लिख सकें। ये चारों भी हैं, ईजी लगे तो यही, नहीं तो फिर अपने किताबों से या कहीं से भी एक बार देख जरूर लीजिएगा कि देवनागरी लिपि की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में देवनागरी लिपि की विशेषताएँ पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, देखिए जो इस नोट्स में मैंने लिखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए हैं, तभी मैंने लिखा है। ठीक है, जैसे शिक्षण में मनोवैज्ञानिक स्तर पर आने वाली समस्याएं, तो आपसे एग्जाम में 2 नंबर में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि शिक्षण में मनोवैज्ञानिक स्तर पर आने वाली समस्याओं को बताइए। तो उसमें आप देखिए ये हेडिंग डालेंगे, जो ये 4 लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारे हेडिंग्स हैं। ठीक है, जैसे पहला निरंतरता और धैर्य का अभाव। ठीक है, अब शिक्षण में क्या शिक्षण का कार्य आप कर रहे हैं, तो अगर अब देखिए हेडिंग को समझ लीजिए, आप इसको अपने भाषा में 2-2 लाइन में लिख सकते हैं। अगर पूछ दिया कि शिक्षण में मनोवैज्ञानिक स्तर पर आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो पहला क्या है, निरंतरता और धैर्य का अभाव। यानी कि शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो, अगर निरंतरता नहीं है, धैर्य नहीं है, तो वो शिक्षण कार्य वहाँ संपन्न नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए बालक एक दिन पढ़ने आता है और 2 दिन गैप करता है, फिर एक दिन आता है, फिर 2 दिन गैप करता है, तो वो कभी शिक्षण कार्य उसके साथ पूरा किया जा सकता है? उसके साथ शिक्षण कार्य कभी पूरा नहीं किया जा सकता। यही चीज़ जो है शिक्षक में लागू होती है। शिक्षक भी एक दिन पढ़ाने आता है, 2 दिन पढ़ाने नहीं आता है। निरंतरता अगर नहीं है तो शिक्षण कार्य नहीं हो सकता। धैर्य का अभाव, कोई बच्चा है वो किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है, तो अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप उसको सिखा नहीं पाएंगे। और कोई बच्चा है एक बार सीखा नहीं आया, दोबारा उसके पास धैर्य ही नहीं रहा कि वो दोबारा सीखे, तो भी नहीं सीख पाएगा। तो निरंतरता और धैर्य का अभाव अगर होता है तो शिक्षण कार्य नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, अरुचि। मतलब अगर आपको रुचि नहीं है, कोई विषय ऐसा है जिसको पढ़ाने में आपकी रुचि नहीं है, तो आप शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई बच्चा है उसको किसी विषय में रुचि नहीं है, तो वो उस विषय को नहीं पढ़ सकता है। यानी कि अगर रुचि नहीं है तो भी शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। हीन भावना एवं संकोच, अगर आपके अंदर हीन भावना है कि अरे ये ऐसा बच्चा है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, या बच्चे के अंदर हीन भावना आ गई कि हम इसे नहीं पढ़ेंगे, तो हीन भावना आ गया या फिर कहीं संकोच की स्थिति आती है, तो क्या हो जाएगा, वो भी शिक्षण कार्य में जो है बाधा डालेगा। यानी कि ये भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक समस्या उत्पन्न करेगा। व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी समस्या, अब इसमें क्या है कि देखिए प्रत्येक जो है व्यक्ति होते हैं, सबकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के अलग अलग गुण होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ होती है। तो ये जो वैयक्तिक विभिन्नता है, अगर इसको हम शिक्षक ना समझे या फिर बच्चे खुद ना समझें और एक दूसरे का मजाक उड़ाएं, तो क्या है, ये भी जो है मनोवैज्ञानिक स्तर पे शिक्षण कार्य में एक बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये शिक्षण में मनोवैज्ञानिक स्तर पर आने वाली समस्याएं कुछ थी, और इसको आप अपने भाषा में लिख सकते हैं समझने के बाद। अगला क्या है, देखिए विकारी शब्द। अब देखिए शब्दों के प्रकार भी आपको इसमें डिटेल से नहीं बताया गया है, और आपके सिलेबस में ये जो यहाँ पे हम टॉपिक लिखे हुए हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है। तो देखिए विकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों के प्रयोग लिंग वचन कारक के कारण के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस में लिंग कारक और वचन के अनुसार जो है परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और जो परिवर्तित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये परिभाषा हो गया इसका। अब वर्णमाला से आपके देखिए प्रश्न पूछा गया है, अभी मैंने बताया, तो वर्णमाला को थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्णमाला के देखिए
कोई भी भाषा कुछ निश्चित ध्वनियों द्वारा बोली जाती है। इन ध्वनियों के कुछ निश्चित चिन्ह मान लिए गए हैं। इन चिन्हों के समूह को ही उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हिंदी की वर्णमाला, उसमें क्या है, स्वर कौन कौन से हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, और अयोगवाह में अंग और अह आते हैं। व्यंजन के बारे में अगर आप देखेंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंग, ठीक है, च छ ज झ ञ च वर्ग में, ट ठ ड ढ अ त थ द ध न त वर्ग में, प फ ब भ म प वर्ग में। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है कि क वर्ग को क्या बोलते हैं, कंठे बोलते हैं। त वर्ग को तालव्य, ट वर्ग को मूर्धन्य, ठीक है, त वर्ग को दंत्य, प वर्ग को ओष्ठ्य। तो आपकी एग्जाम में पूछ दिया कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे कि च छ ज झ ञ तालव्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से क से प तक आप देख लीजिएगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ कौन कौन से हैं, आपकी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और ये जो क से प वर्ग तक के ये 25 वर्ड होते हैं टोटल, ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। आगे अंतस्थ ऊष्म द्विगुण के बारे में हमने बताया, संयुक्त के बारे में बताया। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में भी हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पर्श व्यंजन क्या है, अगर कोई पूछता है तो, या एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है तो आप कैसे लिखेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श मात्र करती है, वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गया आपका 1 नंबर में, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श मात्र करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वाक्य और वाक्यांश में अंतर। 1 नंबर का प्रश्न है कि वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो वाक्य क्या होता है, शब्दों या पदों के ऐसे मेल को जिसमें पूर्ण अर्थ का ज्ञान हो उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्यांश क्या है, जिस सार्थक पद समूह में भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है उसे वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, अब आगे है कि ध्वनि के मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा है एक बार कि ध्वनि के मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो ध्वनि के मूल तत्व जो हैं 4 हैं, स्पष्टता, सार्थकता, शुद्धता और तरंगता। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ज़्यादा संभावना है कि आपकी परीक्षा में ये पूछा जाए कि लेखन की अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं। लेखन की अशुद्धियाँ या लेखन की लेखन में क्या क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं, ठीक है, क्या क्या गलतियाँ लोगों से होती हैं लेखन में, वो बताइए। तो लेखन की अशुद्धियाँ जो हैं देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे 4 हमने लिखा हुआ है। इस तरह से और भी अशुद्धियाँ होती हैं, लेकिन हमने वही लिखा है जो आसानी से आप समझ सकें और याद हो सके। पहला क्या है, रेफ संबंधी दोष। रेफ र, जो ऊपर देखिए कर्म पे जो मात्रा लगा हुआ है, कर्म पे जो र बना हुआ है वो क्या है, रेफ र है। तो कर्म, धर्म, इसको लोग कई बार कर्म धर्म, ठीक है, कृपा को कृपा, इस तरह से लिख देते हैं। तो ये क्या है, रेफ संबंधी दोष है। ठीक है, सिरोरेखा संबंधी दोष। सिरोरेखा संबंधी दोष क्या है, जैसे देखिए घ है तो घ में इसको ध लिख देते हैं लोग, म को भ लिख देते हैं, भ को म लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सिरोरेखा संबंधी अशुद्धि अगर करते हैं, इसका दोष अगर आपके अंदर है तो देखिए भारत में अगर भ को हम म लिख देंगे तो पूरा अर्थ ही बदल जा रहा है। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए सिरोरेखा अशुद्धि जो है ये भी एक लेखन की अशुद्धि है। तीसरा क्या है, वर्णों का लोप है, मतलब अक्षरों का लोप लोग कर देते हैं। जैसे स्वास्थ्य, तो इसमें क्या है, स्वास्थ्य में इसको लिख देंगे स्वास्थ्य। ठीक है, इसमें देखिए वर्ण ही ये गायब कर दिए, य लास्ट वाला गायब ही हो गया। स्वावलंबन, स्वावलंबन में व को गायब कर दिए, स्वावलंबन कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से वर्डों का लोप लोग कर देते हैं बोलने में और उसी को लोग लिख देते हैं। तो इस तरह से लेखन की अशुद्धि में वर्डों का लोप भी आ जाता है। फिर छ को छ लिखना, कुछ है तो कुछ लिख दिए, परीक्षा है तो परीक्षा लिख दिए। तो ये है लेखन की अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, 4 हैं। रेफ संबंधी दोष, सिरोरेखा संबंधी दोष, या वर्डों का लोप, या छ को छ लिखना। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ लीजिए कि इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये जितना हमने अभी देखा वो मुख्य रूप से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपके परीक्षा में जो प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उसको हमने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही मतलब फटाफट तरीके से रिवाइज करा दिया। आप
इन चीज़ों को एक बार अच्छे से सुन लीजिए, देख लीजिए और इस तरह से अपना एक अलग अपने हैंड रिटन में नोट्स अगर बना सके तो फटाफट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके 3 दिन के एग्ज़ाम में आपको दोहराने का मौका नहीं मिलता है। आप किताब खोल के या फिर आप गाइड खोल के दोहरा नहीं सकते हैं। अगर आपके पास आपका हैंड रिटन नोट्स है तो आप काफ़ी आसानी से उसको फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में। और ये पहला पेपर था आपका, जो इम्पोर्टेंट लगा हमको, हमने उसको बताया। आप इसको एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए और कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, शायद किसी और विषय के साथ आपके ही सेमेस्टर के। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।